हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जो न्यू चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है, ईएसआई एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब सबसे पहला वही क्वेश्चन कि ये एक्ट आया क्यों। देखिए, इस एक्ट को लाने का सबसे जो मेन कारण था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान, जॉब के दौरान जिन एम्प्लॉयज़ की सिकनेस होती थी, बीमारी होगी कोई, जैसे इलनेस, ठीक है, उनका इलाज फ्री में करवाया जाए उनका। उसके अलावा किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो कई केसेस में ऐसा देखा गया कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके जो दाह संस्कार यानी कि फ्यूनरल के खर्चे भी नहीं होते थे। एम्प्लॉय के पास, उसके घर वालों के पास क्या है, उसकी जो एम्प्लॉय की डेथ होती थी उसके दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है। तो उनका जो फ्यूनरल है वो खर्च करना मुश्किल हो जाता था। तो इस एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इस एक्ट के तहत क्या है कि उस एम्प्लॉय के परिवार वालों को कुछ पैसा दिया जाएगा जिससे वो पूरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ क्या है कि एम्प्लॉय का जो दाह संस्कार है, फ्यूनरल है, वो कर सके, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो मटर्निटी बेनिफिट है उसका प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। जो मटर्निटी बेनिफिट्स हैं उसके बेनिफिट दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। या एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो वहाँ पे जो बेनिफिट है इस एक्ट के तहत दिए जाते हैं। ये कौन सा बेनिफिट हो गया, सिकनेस, बीमार हो गया है एम्प्लॉय तो उसके इलाज का खर्चा, ठीक है, उसको सही करने का खर्चा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो इंजरी हो जाती है एम्प्लॉय की, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उसके इलाज का खर्चा। उसके अलावा एम्प्लॉय की मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उसका जो फ्यूनरल का खर्चा, कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और जो मटर्निटी बेनिफिट्स हैं प्लस, वो इसके तहत दिए जाते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि जहाँ पर भी ईएसआई एक्ट लागू होता है, जिन जिन एस्टेब्लिशमेंट पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 लागू होता है, उन एम्प्लॉयज़ को जो एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको एक तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैटरनिटी का बेनिफिट इस एक्ट के तहत पहले ही मिल गया है, तो वहाँ पे क्यों दें, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उसके तहत भी वहाँ पे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है या सिकनेस है उसके बेनिफिट दे दिए गए हैं। तो याद आपको ये रखना है कि जहाँ पे ईएसआई एक्ट लागू हो जाता है, जहाँ पे क्या है, ईएसआई एक्ट लागू हो गया, ठीक है, जहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, वेयर ईएसआई एक्ट 1948 is applicable to those establishment, to those establishments, maternity benefit act or benefit under employees compensation act कैन नॉट बी क्लेम्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जहां पर ये एक्ट लागू हो गया, ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो गया, तो उन एस्टेब्लिशमेंट पे क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं या फिर जो बेनिफिट है अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, तो वहाँ वाले बेनिफिट नहीं लिए जा सकते, क्योंकि सिमिलर बेनिफिट अलाउड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसके तहत क्या है कि एक फीमेल वर्कर है, ठीक है, बाल बच्चा होने वाला है, तो उसको क्या है कि एक मैटरनिटी का बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। वो सेम बेनिफिट यहाँ पे दिए जा रहे हैं ईएसआई एक्ट में, तो एक ही एम्प्लॉय को दो बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है वहाँ पे यही है कि जब किसी एम्प्लॉय की कोई इंजरी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, ठीक है, या सिकनेस हो जाती है, बीमार हो जाता है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वहाँ पे उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। वो कॉम्पनसेशन एक्ट यहाँ भी है। तो जहाँ पे ईएसआई एक्ट 1948 एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, और एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट लागू नहीं होगा। यू ड्यूअल बेनिफिट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द सेम एम्प्लॉय। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ठीक है। और आपको ये समझ आ ही गया कि एक्ट लाया क्यों गया था, एक सिकनेस बेनिफिट के लिए कि एम्प्लॉय जॉब के दौरान बीमार हो जाता है, ठीक है, या जॉब के दौरान कोई चोट लग जाती है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, कोई एम्प्लॉयमेंट कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है। और सी क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट मैंने बताया आपको,
ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मैंने बताया कि डेथ भी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि जो फ्यूनरल के खर्चे, इवन संस्कार के खर्चे हैं, ठीक है, वो भी इसमें से दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सारे खर्चे कहाँ से भी किए जाते हैं, इसके लिए एक अलग से फंड बनाया हुआ है, ईएसआई फंड, ईएसआई फंड। और इन सब के ऊपर कौन है, ईएसआईसी है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, कॉरपोरेशन। ठीक है, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो सारा कुछ इस एक्ट को मैनेज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, ठीक है, वो हम सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मेन आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट यही है, एक तो एम्प्लॉयज़ को सिकनेस बेनिफिट देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है वहाँ पे उनका इलाज करवा के देना, बेनिफिट देना, मटर्निटी बेनिफिट देना, फ्यूनरल के खर्चे देना, और सिमिलर प्रकार के और भी कई बेनिफिट इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके एक्ट के तहत क्या है कि ईएसआई फंड की स्थापना की गई है, ईएसआई फंड की स्थापना की गई है, जिसमें से ये सारे खर्चे बियर किए जाते हैं। इवन कि जो यहाँ पे आपको सुना होगा आप लोगों ने ईएसआई हॉस्पिटल, ठीक है, क्या सुना होगा, ईएसआई हॉस्पिटल। तो ये ईएसआई हॉस्पिटल को बनाना, ठीक है, ईएसआई हॉस्पिटल को बनाना, उसके डॉक्टर्स की सैलरी देनी, ठीक है, वहाँ की स्टाफ की सैलरी देनी, और मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी देनी, ठीक है, जो भी खर्चे वो सारे कहाँ से किए जाते हैं, ईएसआई फंड में से, ईएसआई फंड में से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ईएसआई फंड होता है उसमें पैसा मेनली आता कहाँ से है। मेनली पैसा आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है तो वो कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, कितना होता है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, 3% है, 0.75% है, आगे जाके देखेंगे, रुकिए अभी। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, प्लस गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, अदर ग्रांट्स हैं, ठीक है, कुछ और ग्रांट्स आ गई, ठीक है, उससे ये सारा कुछ चलता है, उससे सारा कुछ चलता है। ठीक है, चाहिए तो सरकार को ये कि जो ईएसआई अस्पतालों की हालत है उससे बेटर है कि ये सारा फंड क्या है कि उन एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवा दी जाए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाती है सरकार, उसका खर्चा एवरेज 15,000 बैठता है साल का, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली की इंश्योरेंस, अगर पूरे फैमिली की इंश्योरेंस करवा दी जाती है, ठीक, 4 मेंबर्स की जो परिवार है उसकी जो इंश्योरेंस है 15,000 बैठती है साल की। अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय की तनख्वाह महीने की अगर 10,000 भी है या 5,000 भी है मान लीजिए एवरेज, ठीक है, तो अराउंड 4-5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए 4% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो कितना जा रहा है यहाँ पे, 600 रुपये तो जा ही रहा है महीने का, ठीक है, 7200 तो साल का जा ही रहा है फिर भी, ठीक है। अब इतना कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे दे रहे हैं तो बेटर है कि क्लब करके सबकी इंश्योरेंस करवा दी जाए, ठीक है, तो कम से कम उनका कहीं भी इलाज तो करवा सकते हैं, प्राइवेट सरकारी कहीं भी जाके, ठीक है। तो जैसी हालत है ये ऐसे ही हॉस्पिटल की, बेटर तो यही है कि हाँ जी इनका क्या है इंश्योरेंस ही करवा दी जाए, ठीक है, और हाँ उस पर एक लिमिट लगा दी जाए कि हाँ जो अपना एम्प्लॉयर क्या नाम अस्पताल है वो एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकता है, ये कैपिंग हो जाए भी इस इलाज का इतना खर्चा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये कहते हैं कि फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन है ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, देखिए बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है कि देखिए हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। दिल्ली में जो आपको पता होगा आप सरकार है वो बड़ी इजीली जीती फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम तो फिर भी जीत गई बड़े आराम से, ठीक है, थोड़ी कम सीटें, फर्स्ट टाइम से चलो एक्सपेक्टेशन से लोगों ने वोट डाल दी, सेकंड टाइम तो परख के डाली। इतनी सारी सीट्स लेने का कारण क्या था कि देखो हम लोग दुखी किससे हैं, 2 चीज़ों से दुखी हैं। पहला जो हमारा दुख है वो क्या है, सबसे बड़ा दुख हेल्थ, खर्चा बहुत है, और दूसरा क्या है एजुकेशन, ठीक है, महंगी बहुत है। ये बड़ी एजुकेशन में तो आपके पास चलो ऑप्शन है, आप समझदार हो, ठीक है, कि आप क्या हैं कि सीएस कर रहे हैं, ठीक है, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी कोचिंग ले सकते हो, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट छोटे लेवल के बच्चे का है वो क्या करोगे, तो वहाँ तो फिर आपको होता है कि चलो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अच्छी हो जाए, तो बंदा वहीं से मार खाता है सारी, ठीक है। और हेल्थ में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या है कि बिल्कुल क्या है कि यानी कि कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का काम है वो, हमें क्या पता, ठीक है, उसने जो मांगी हमें देने पड़ते हैं। तो हेल्थ का जो इशू है ना वो उसने संभाल लिया, ठीक है। अब हेल्थ से क्या है कि लोग यहाँ से निकलना क्यों चाहते हैं इंडिया से, रीज़न क्या है कि बाहर सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है, बच्चा पैदा होगा सरकार सारा खर्चा भरेगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और सरकार एम्प्लॉयमेंट के पैसे देगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उनके अलाउंसेज होते हैं,
वो इतने होते हैं कि बंदे का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद चलो एम्प्लॉयमेंट हो गई है, ठीक है, आप बुजुर्ग हो, आपके कुछ मेडिकल का कोई खर्चा आता है सारा फ्री है। फिर बुजुर्ग होते हो तो पेंशन इतनी मिल जाती है, आप कहते हो आराम से रहो, ज़िंदगी गुजारो, क्या करना है, ठीक है। तो यही कारण होते हैं कि यानी दैट इज़ कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। यही कारण है कि यहाँ भी लोग इंडिया से एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, मेजोरिटी जो, और जो लोअर मिडिल क्लास है। अब जो लोग समझदार हैं, ठीक है, मेहनती हैं, पूरा तो कोई परिवार काम करता है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार यहीं पे रहेंगे, सारे काम करेंगे मिलके, इंश्योरेंस करवा लेंगे। इंश्योरेंस से क्या है, सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी, और क्या है। मान लो 15-20 हज़ार की पूरे परिवार की इंश्योरेंस हो जाती है, तो ठीक है, आपका जो कोई बड़ा खर्चा आ भी जाता है 3-4 लाख का, वो तो इतनी इंश्योरेंस में कवर हो ही रहा है, क्या टेंशन है फिर, ठीक है, फिर टेंशन ही क्या है, तो कवर तो हो ही गया है कि नहीं। तो ये भी एक सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सरकार यहाँ पे दे दी है, ठीक है, बट उसकी तनख्वाह में से तो ज़्यादा है, ठीक है, और एम्प्लॉयर भी कोई कम नहीं होता। एम्प्लॉयर जो तनख्वाह बताता है एम्प्लॉय की, उसको पता है कि मेरा खर्चा भी आएगा इतना, ठीक है, ईएसआई के कंट्रीब्यूशन में, तो तनख्वाह ही वो घटा के देता है, क्योंकि उसको पता है मेरी कॉस्ट इतनी बैठेगी इस एम्प्लॉय की, है कि नहीं। तो यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके लिए कानून लाया गया था कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ऐसा ना हो कि उसके बेचारे की जो संस्कार करने के पैसे ना हो घर वालों के पास, ठीक है, एम्प्लॉय की एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ना हो कि बेचारा इलाज ना करवा पाए, ठीक है। मटर्निटी बेनिफिट है तो वहाँ पे क्या है कि पूरे जो पेमेंट है वो की जाती है, छुट्टियाँ दी जाती हैं, मतलब प्रॉपर मटर्निटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये पहला एक देश का सबसे जो मेजर लेजिस्लेशन था सोशल सिक्योरिटी पे, दैट वाज ईएसआई एक्ट 1948। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया, मेन यही था कि सिकनेस बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान मेडिकल बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा जो मटर्निटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, फ्यूनरल के खर्चे हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं कि इस एक्ट के तहत दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज डिवाइस टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज इन कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी क्या, अचानक सडनली बीमार हो गए, कुछ हुआ, सच एज इलनेस, लॉन्ग टर्म सिकनेस, मटर्निटी जो मैंने बताया, ठीक है, बीमार हो गया बंदा, लॉन्ग टर्म सिकनेस है, मटर्निटी है, एनी अदर हेल्थ रिस्क ड्यू टू एक्सपोजर टू द एम्प्लॉयमेंट इंजरी और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही ऐसा होता है, बीमारी लग जाती है। एक केस स्टडी थी, उसमें था कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसका क्या था कि जो कोल्ड स्टोर होता है वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, इलेक्ट्रीशियन था, तो उसको बार बार अंदर जाना पड़ता था, कुछ ख़राब हो गया, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो अंदर बहुत ठंड, बाहर निकला गर्मी, उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया के कारण क्या है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कहता है कि देखो डेथ तो घर पे हुई, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो जो कोर्ट का निर्णय आया वो ये आया कि देखिए जो इंजरी हुई है वो क्यों हुई, इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई, यानी इसका रीज़न क्या था, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऐसा था जिस कारण से उसको क्या है कि कभी ठंड में कभी गर्मी में आना जाना पड़ता था, जिस कारण से उसको एक बीमारी होगी, जिससे उसकी डेथ हो गई, उसको पूरा कॉम्पनसेट किया गया, ठीक है ना। तो कोई यानी कि जो ऑक्यूपेशनल हजर्ड है, उसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, उसका नेचर ऐसा है कि उस कारण से बीमारी लग जाती है, सिकनेस हो जाती है, इलनेस हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या है कि बेनिफिट फिर दिए जाते हैं। तो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो रही है, हेल्थ हैजर्ड्स हैं, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज हो रही है, ठीक है, और मटर्निटी बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट क्या है कि इस एक्ट के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है ना। मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू लीगल डिपेंडेंट्स, ये हम पढ़ेंगे, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है इस चैप्टर की, डिपेंडेंट, ठीक है, वो अच्छे से हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछी भी गई है आपसे। कहते हैं द मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू द लीगल डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर इंश्योर्ड पर्सन्स, दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द रिटायर्ड पर्सन ऑल्सो, ठीक है। एक तो क्या है कि इंश्योर्ड पर्सन कौन है, एम्प्लॉय, ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके जो डिपेंडेंट है उनको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, जो डेथ होगी, पेंशन वगैरह हो गई, ठीक है, जब बताया कि फ्यूनरल के एक्सपेंसेस हो गए। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट अप्लाइज टू, अब देखिए ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, एक तो फैक्ट्रीज, बट अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, सिंपल है बिल्कुल, याद रखिएगा, एक तो फैक्ट्रीज होगी अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट लागू कर देती है 1 महीने का नोटिस देके, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहीं भी लागू कर सकती है जस्ट 1 महीने का नोटिस देके। तो पहला तो केस क्या हुआ कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है उस पर लागू होता है, बट क्या है अदर देन, याद रखिएगा, सीजनल फैक्ट्रीज, जो सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं
वहां पे लागू नहीं होता। ठीक है, दिस एक्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए वैसे प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, सब पे लागू है, बट जो सीजनल फैक्ट्रीज है उन पे लागू नहीं है, अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन कौन है यहाँ पे, ESIC। मैं बताया स्टार्टिंग में कि ESIC क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ESI कॉर्पोरेशन से बात करके, एंड जहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके 1 महीने का नोटिस देके किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे लागू करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑफ इट्स इंटेंशन ऑफ सो डूइंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी ऑफ देम टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और अदरवाइज। तो क्लियर, तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, whether it is private factories, it is central government factories, it is state government factories। ठीक है, बट अदर देन कौन है, सीजनल फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो 1 महीने का नोटिस देके किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे एक्ट को लागू कर सकती है, जस्ट 1 महीने का नोटिस देके। बट हाँ, जहाँ पे कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे तो कहते हैं कि देखिए ESIC से तो कंसल्ट करना ही करना है, तो ESI कॉर्पोरेशन है उससे तो कंसल्ट करना ही करना है। और जहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि देखिए जहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन साथ में लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अब देखिए एक बार एक्ट लागू हो गया जिस एस्टेब्लिशमेंट पे, इस फैक्ट्री पे, वंस द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब बेशक कहते हैं कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स की लिमिट है वो कम से कम 10 होती है, वाकई पढ़ेंगे कि फैक्ट्री क्या है कि जहाँ पे 10 वर्कर्स काम करते हैं, तो 10 से कम भी चली जाती है वर्कर की लिमिट, तब भी एक्ट लागू रहेगा। ए फैक्ट्री और एन एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज shall continue to be governed by this act, notwithstanding that number of persons employed therein at any time falls below the limit specified by or under this act, or manufacturing process therein ceases to be carried on with the aid of power। तो कहते हैं कि एक्ट एक बार एप्लीकेबल हो गया ये वाला, तो फिर एप्लीकेबल ही रहेगा, बेशक वर्कर की संख्या क्या है कि बाद में लिमिट से कम भी चली जाती है। अब लिमिट क्या है, 10। ठीक है, पढ़नी है। ठीक है, मैं पहले लिमिट पढ़ा देता हूँ फैक्ट्री क्या है। अभी हमने पढ़ा कि ये एक्ट जो एप्लीकेबल है क्या है, टू ऑल द फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, ऑल फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। फैक्ट्री का मतलब क्या है, द टर्म फैक्ट्री। अब देखिए आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाला मत देखिएगा, वहां पे फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत क्या है कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, अगर विदाउट द एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, इस समय या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या कितनी है, 20 या 20 से ज़्यादा। जब विद द एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो अब या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या कितनी है, 10 या 10 से ज़्यादा। विद द एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज़्यादा, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 या 20 से ज़्यादा, फैक्ट्री उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। बट यहाँ पे फैक्ट्री का मीनिंग क्या है, 10। ठीक है, यहाँ वर्कर्स कितने हैं, 10 या 10 से ज़्यादा। तो कहते हैं कि फैक्ट्री एज एनी मीन्स एनी प्रिमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग। प्रेसिंग्स क्या है पता ही आपको, प्रेसिंग्स होते हैं जो जैसे जो एक मान लीजिए बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में मान लीजिए 50% पार्ट कंस्ट्रक्टेड है और बाकी का खाली है। ठीक है, जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिंग्स। ठीक है, प्रेसिंग्स फैक्ट्री का जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह जो। ठीक है, एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स देयर ऑफ वेयर ऑन 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinarily so carried on but does not include a mine subject to the operations of Mines Act 1952 और रेलवे रनिंग शेड। तो पहली बात तो क्या आ गई, फैक्ट्री में क्या आ गया कि प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन। पर इसमें क्या नहीं आएगा, एक माइन जो कवर्ड है अंडर द माइंस एक्ट 1952 या फिर रेलवे रनिंग शेड। तो फैक्ट्री का मीनिंग आपको क्लियर। अब एक चीज़ अभी बताई हमने कि एक्ट लागू कहाँ होता है, तो कहते हैं हर एक फैक्ट्री को लागू होता है, बेशक वो प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, हर एक फैक्ट्री को लागू होता है। ठीक है,
बट कहते हैं कि वो वाली फैक्ट्री, ठीक है, जो सीजनल फैक्ट्री उस पर लागू नहीं होता। अब आपको फैक्ट्री का मीनिंग भी समझ आ गया कि 10 या 10 से वर्कर जहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब वर्कर की संख्या अगर 10 से नीचे चली भी जाती है बाद में, तो एक्ट एक बार एप्लीकेबल हो गया, इट विल रिमेन ऑलवेज एप्लीकेबल। आई होप आपको ये फैक्ट्री का मीनिंग भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेज लिमिट। अब देखिए वेज लिमिट इसकी बढ़ाई गई है, पहले कम हुआ करती थी 15 थी, ठीक है, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है 21,000। तो वही वर्कर ईएसआई में कवर होंगे जिनकी सैलरी कितनी है पर मंथ 21,000 तक, 21,000 पर मंथ तक के एम्प्लॉयज़ में कवर होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं द सीजी एज सिंस प्रिस्क्राइब द वेज लिमिट फॉर कवरेज ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट एज 21,000 पर मंथ। तो 21,000 जिन एम्प्लॉय की सैलरी है, 21,000 पर मंथ तक एम्प्लॉय की सैलरी है, वो इस एक्ट के अंडर कवर हो जाते हैं। ये कहते हैं कि फर्दर इट इज़ प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉय हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रेमोनरेशन फॉर ओवर टाइम वर्क, जिसके वेजेस क्या हैं ओवर टाइम वर्क को छोड़ के एक्सीड 21,000 ए मंथ एट एनी टाइम आफ्टर एंड नॉट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड शैल कंटिन्यू टू बी एन एम्प्लॉय अंटिल द एंड ऑफ द सेड पीरियड। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, ठीक है, मान लीजिए 1 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जब स्टार्टिंग जब हुई महीने की, उस समय तो उसका कितना था 21,000 से कम सैलरी थी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता था। तो कहते हैं कि जब तक वो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, तब तक क्या है कि उसकी सैलरी मान लीजिए उससे उस कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान 21,000 क्रॉस कर जाती है, तब भी एक्ट उस पर लागू रहेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि मान लीजिए जब कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड सैलरी कितनी थी लेस देन 21,000, बट जो एंड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, ठीक है, या ड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड सैलरी कितनी बन जाती है 21,000 क्रॉस कर जाती है। तो कहते हैं कि जब तक ये कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं होता, जब तक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड खत्म नहीं होता, तब तक क्या है कि उसका जो ईएसआई कटता रहेगा, जमा होता रहेगा, तो एम्प्लॉय ईएसआई एक्ट में कवर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात की है, यहाँ पे याद रखने वाला मेन चीज़ क्या है कि वही एम्प्लॉय इसमें कवर है जिसकी तनख्वाह कितनी है 21,000 पर मंथ तक है, 21,000 पर मंथ तक। तो कहते हैं कि ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेज प्रेमलाल केस है, इट वॉज हेल्ड दैट ईएसआई स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट प्रिपेयरिंग स्वीट्स विद द एड ऑफ एलपीजी, ठीक है। जो एलपीजी की एड से, यानी कि सिलेंडर आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी की एड से क्या है कि जो मिठाइयाँ भी बनाई जा रही हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट भी इस एक्ट के अंडर कवर हो जाती है, ठीक है, वो भी कवर हो जाएगी। तो एक केस लो है इन ESIC ओडिशा रीजन वर्सेस गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इट वॉज हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मिल्क फेडरेशन, in the absence of required number of employees in the milk federation, ESI Act could not be extended upon it। कहते हैं कि देखिए जहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, जैसे हमने बताया कि कम से कम कितने होने चाहिए फैक्ट्री में 10, अब मान लीजिए 10 से कम वर्कर है तो वहाँ कैसे लागू कर लोगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट, इफ दैट आर नॉट देयर, तो कैसे आप अप्लाई कर लोगे, उस पर नहीं कर सकते। फिर कहते हैं क्रियोकॉस वर्सेज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वंस द एक्ट हैज़ बिकम, ये आपको पता ही है, एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फिर ये एप्लीकेबल रहता ही है, बाद में बेशक वर्कर की संख्या 10 से नीचे चली जाए। चलिए नेक्स्ट है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। कहते हैं कुछ एक केसेस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी केसेस में क्या है स्टेट गवर्नमेंट है। अब वो कौन सी है, ये कहते हैं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो, या मेजर पोर्ट है या माइन है या ऑयल फील्ड है, तो वहाँ पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल हो गया कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, ठीक है, या मेजर पोर्ट है या माइन है, ठीक है, या फिर क्या है ऑयल फील्ड है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सारा सेंटर के अंडर ही आता है। तो जो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेजर पोर्ट है या माइन है, ठीक है, या ऑयल फील्ड है, तो वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन द अदर केसेस इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, बाकी केसेस में क्या है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होता है कि जब कोई बेबी होने वाला होता है, ठीक है, लेडी है, ठीक है, शी इज़ प्रेग्नेंट,
तो दैट इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट एज लेबर रिजल्टिंग इन द इशू ऑफ ए लिविंग चाइल्ड और लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द इशू ऑफ ए चाइल्ड वेदर अलाइव और डेथ। ठीक है, तो बेबी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर उसकी डेथ हो जाती है या अलाइव है, ठीक है, बोथ केसेस में क्या बोलेंगे उसको, कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। क्यों कि यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, एम्प्लॉय जब तक काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी उसकी आ रही है, ठीक है, तो उसको बेनिफिट मिल जाते हैं, जो भी दिक्कत आती है चलेगा। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। तो अब कौन बंदा बेनिफिट ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ठीक है, कौन बंदा बेनिफिट ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में ये बताया गया कि कौन कौन घर का बंदा जो माना जाएगा कि क्या है कि जो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कॉमन सेंस के साथ चलते हैं। कॉमन सेंस ये कहते हैं कि देखिए अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो मदर विडो है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जैसे अब आप पढ़ोगे डिपेंडेंट की डेफिनेशन, तो बेसिक प्रिजम्पशन हम ये लेके चलते हैं, यहाँ पे बेसिक प्रिजम्पशन ये लेके चलते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो काम नहीं करती, वो वर्किंग नहीं है। बेसिक प्रिजम्पशन यहाँ पे यही है, उस हिसाब से माना गया। जैसे कि विडो मदर, अब विडो मदर है, ठीक है, वो मान के चलते हैं कि देखिए मदर कुछ नहीं करती होगी, ठीक है, इसलिए क्या है कि जो मदर है वो डिपेंडेंट होगी बच्चे पे फिर, ठीक है, फादर की डेथ हो चुकी है तो मदर क्या है कि अब वो विडो है, विधवा, ठीक है, तो यहाँ पर जम्पशन लेके ऐसे चलते हैं कि यहाँ भी जो मदर है वो बेटे पे डिपेंडेंट होगी, जो भी इन शॉर्ट पर्सन है, ठीक है। एक तो इसमें क्या आ जाता है विडो मदर, पर विडो फादर नहीं आता। फादर तब आता है अगर वो डिपेंडेंट है, होली और पार्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, जो इन शॉर्ट पर्सन है यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, तो आ जाता है। अब क्या है कि जो सन है, तो सन कहते हैं कि अगर 25 साल तक का बेटा है, 25 साल तक का बेटा है तो कवर्ड हो जाएगा इसमें डिपेंडेंट में। अगर 25 साल से ऊपर है तो कहते हैं कि तो इन्फर्म है, यानी कि दिमागी तौर पे सही नहीं है, इन्फर्म है, कैपेबल नहीं है, डिसेबल है, तो आएगा। 25 साल तक का बेटा है, ठीक है, ओके है, हट्टा कट्टा है, घर बैठा है, वेला बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे डिपेंडेंट मानते हैं। 25 साल की एज क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो उसे मानते हैं कि हाँ भी ये डिपेंडेंट नहीं है लड़का जो है बेटा। बट हाँ अगर वो इन्फर्म है, यानी कि सही नहीं है दिमागी तौर से, तो माना जाता है कि हाँ भाई वो भी क्या है, डिपेंडेंट है। अब बेटी है, अगर कहते हैं कि वो कुंवारी है, अब एज जितनी मर्जी है, यानी अनमैरिड डॉटर, तो वहाँ पे क्या मानते हैं कि वो डिपेंडेंट है। लड़की अब 30 साल की भी कुंवारी बैठी है तब भी मान के चलते हैं कि वो डिपेंडेंट है, बेशक हो सकता है बहुत अच्छा कमाती हो, तब भी क्या मान के चलते हैं उसको, डिपेंडेंट, ठीक है। अब बेटी इसमें आ गई, डिपेंडेंट में आ जाती है, ठीक है, जो क्या है कि अगर वो अनमैरिड है। अब कहते हैं कि मान लीजिए बेटी की शादी हो चुकी है, अब बेटी के जो हस्बैंड है, बेटी तो माइनर है, उसकी शादी कर देगी, अब बेटी का हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो बेटी है, जो अनमैरिड डॉटर है, ठीक है, जो मैरिड डॉटर है बट वो माइनर है, मैरिड माइनर डॉटर जो विडो है, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाती है। अब मान लीजिए बेटा है, बेटे की डेथ हो चुकी है, तो जो विडो डॉटर इन लॉ है वो भी इसमें आ जाती है, विडो डॉटर इन लॉ वो भी कवर हो जाती है, ठीक है। अब बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका जो बच्चा है जो माइनर है वो भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। अब इवन के जो नजायज औलाद है, इलिजिटिमेट जो सन है या डॉटर है, ठीक है, अगर वो क्या है कि माइनर है वो कवर हो जाती है इसमें, ठीक है नहीं। तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन वाइड है काफ़ी, ठीक है, मैंने इसके लिए पहले थोड़ा सा बनाया है, आप बना सकते हो तो बना लो, ठीक है, लिख लो। तरीका याद रखने का है कि हाँ भाई ऊपर कौन कौन है, बराबर में कौन कौन है, नीचे कौन कौन है। ऊपर में कौन कौन है, ऊपर में कहते हैं कि पहली बात विडो मदर, ठीक है, विडो मदर, ठीक है, विडो मदर में कैसे कि यहाँ भी फादर की डेथ हो चुकी है, अब माता है, ठीक है, वो है, तो अब वो हो सकता है कि अच्छा कमाती हो एम्प्लॉय से भी, पर तब भी क्या माना गया उसको कि यहाँ पे जो क्या है डिपेंडेंट माना गया। डिपेंडेंट की डेफिनेशन है, मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठा है, इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कौन है बीच में, इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। अब कहते हैं कि विडो मदर आ गई। अब कहते हैं कोई भी पेरेंट, माता या पिता, अगर होली या पार्शली डिपेंडेंट है इस इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर। पहले तो आगे कि फादर की डेथ हो चुकी है, मदर जो विडो है वो क्या मान लिया गया, डिपेंडेंट मान लिया गया। अब कोई भी पेरेंट, माता या पिता, जो कि होली या पार्शली डिपेंडेंट है किस पे, इंश्योर्ड पर्सन पे, तो उसे क्या मान लिया गया, ठीक है, डिपेंडेंट, इन्हें क्या मान लिया गया, डिपेंडेंट, ठीक है। फिर कहते हैं कि बराबर के लेवल पे आ जाओ, बहन भाई, ठीक है। अब बहन भाई की किस में क्या है, अगर भाई
माइनर है तो आएगा, सिस्टर है तो अनमैरिड है तो आएगी। अब देखो भाई अगर यानी कि माइनर नहीं है, 18 साल का हो गया, तो मान के चलते हैं कि हाँ वो डिपेंडेंट नहीं है, तो भाई है तो माइनर ही आएगा। अगर सिस्टर है तो अनमैरिड आ जाएगी, अगर वो 30 साल की कवारी बैठी है, घर बैठी है, तब भी आ जाएगी। ठीक है, तो अनमैरिड सिस्टर आ जाएगी। या फिर जो माइनर है उसकी शादी कर दी गई है और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी माइनर विडो सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर है, जो माइनर है उसकी शादी कर दी गई। ठीक है, अब वो क्या, उसकी वो विडो हो चुकी है, तो माइनर विडोड सिस्टर। तो समझिए अब तक ऊपर क्या आया, पहले जो विडो मदर है, और उसके अलावा कौन आया कि अगर पेरेंट कोई भी है, माता या पिता, अगर वो होली या पार्शली डिपेंडेंट है इंश्योर्ड पर्सन पे। अब बराबर में कौन आया कि अगर भाई है तो माइनर होना चाहिए, सिस्टर है तो अनमैरिड होनी चाहिए। उसके अलावा सिस्टर अगर है कि ब्याही गई है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो माइनर है, तो माइनर विडो सिस्टर। ठीक है, माइनर विडो सिस्टर। तो ऐसे याद रखने का तरीका है ये। आप थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे क्या है कि बेटा है और बेटी है, अब दोनों में अलग अलग है। बेटा कहते हैं कि अगर 25 साल तक का है, बिल्कुल सही है, तो तब तक क्या मान के चलेंगे, वो डिपेंडेंट है। 25 साल क्रॉस हो गया, वो डिपेंडेंट तभी माना जाएगा अगर वो इन्फॉर्म है, यानी सही नहीं है दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से। ठीक है, सन है, कहते हैं कि अगर वो कम 25 साल से कम का है, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे, डिपेंडेंट, बेशक वो अडॉप्ट लेजिटिमेट है या अडॉप्टेड है। ठीक है, अपना पैदा हुआ है या फिर बाद से अडॉप्ट किया है, तो दोनों ही केस में क्या है कि अगर 25 साल से कम है उसे क्या मानेंगे, डिपेंडेंट। अगर 25 साल या 25 साल से ज़्यादा किए जाए, अगर 25 साल या 25 साल से ज़्यादा किए जाए, तो कहते हैं कि अगर वो लेजिटिमेट है, अडॉप्टेड है, ठीक है, प्लस इन्फॉर्म, सेम वर्डिंग आ रही है ये वाली, ठीक है, सेम आ रही है, बट वो साथ में क्या हो गया, इन्फॉर्म। ठीक है, और होली डिपेंडेंट है क्योंकि इन्फॉर्म होने के कारण, तो उसे क्या मान लिया, डिपेंडेंट। तो जो बेटा है अगर 25 साल तक का है तो डिपेंडेंट ही माना जाएगा, लेजिटिमेट या अडॉप्टेड। ठीक है, लेजिटिमेट है या अडॉप्टेड है और 25 साल से ऊपर है, बट तो वहाँ पे क्या, अगर वो इन्फॉर्म है साथ में, ठीक है, और होली डिपेंडेंट है, तो क्या मान लिया जाएगा, उसे डिपेंडेंट मान लिया जाएगा। फिर कहते हैं कि अगर है औलाद नाजायज़ है, ठीक है, इलिटिमेट है, नाजायज़ है, ठीक है, बट वो तभी मानी जाएगी डिपेंडेंट अगर वो माइनर थे। ठीक है, और डिपेंडेंट है होली या पार्शली। देखो जायज़ औलाद है जहाँ पे लेजिटिमेट या अडॉप्टेड है, तो वहाँ कहते हैं कि 25 साल तक तो क्या है या डिपेंडेंट। अगर नाजायज़ है तो जो माइनर है तब तक मान के चलेंगे, माइनर है तब तक मान के चलेंगे कि वो डिपेंडेंट है, और होली और पार्शली वो डिपेंडेंट है भी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर अपनी है, ठीक है, लेजिटिमेट है या अडॉप्टेड है, 25 साल से ऊपर है तभी आ जाएगा अगर वो इन्फर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि ये बेनिफिट वहाँ पे नहीं दिया जहाँ पे क्या इलिजिटिमेट है, नाजायज़ है, तो वहाँ पे तो केवल कहते हैं कि अगर वो डिपेंडेंट है होली या पार्शली ऑन द इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं डॉटर की। अब डॉटर का खुद दिमाग लगाइए, इंडिया में क्या कल्चर है, इंडिया में यही है कि हाँ बेटियां हैं वो घर बैठती हैं, उनकी शादी कर देते हैं। तो जिस समय ये कानून बनाने वाले लोग बड़े कहते हैं ना दिमागी होते हैं, आई सल्यूट देम, क्योंकि वो जो कानून बनाते हैं वो उस समय की जो सिचुएशंस होती है उनको देख के बनाते हैं। ठीक है, 1948 में कौन लड़की काम करती थी, हमारे कल्चर ही नहीं था। ठीक है, अभी कई जगह पे तो जैसे लड़कियों को काम करने ही नहीं देते, जॉब करने ही नहीं देते। ठीक है, तो अब कहते हैं कि देखिए जो लड़कियां हैं वो मान के चलते हैं कि घर बैठती हैं, तो कहते हैं कि डॉटर है अगर अनमैरिड है तो उसको क्या मान लेंगे, डिपेंडेंट। बट लड़के के केस में क्या बोला, 25 साल तक क्या, तो वो क्या है, डिपेंडेंट मानेंगे। अगर 25 साल से ऊपर है तो नहीं मानेंगे, हाँ अगर इन्फॉर्म है तो मानेंगे। तो लड़की मान लीजिए अगर 30 साल की है, घर बैठी है, कुंवारी है, ठीक है, तो अनमैरिड डॉटर है, तो उसे भी क्या मान लिया गया, डिपेंडेंट। अगर लड़का कुंवारा घर बैठा है 30 साल का, तो उसे फिर वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। लड़का अगर 30 साल का घर बैठा है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। बट लड़की अगर 30 साल की घर बैठी है तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ रही है। आप कहते हैं कि लड़की की मान लीजिए शादी हो चुकी है, ठीक है, और वो माइनर है, अब वो विडो हो गई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो माइनर विडो डॉटर, तो वो भी क्या है कि इसमें आ जाएगी डेफिनेशन में। ठीक है, तो याद रखिए एक विडो है, डॉटर कौन कौन सी कवर हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विडोड प्लस माइनर। ठीक है, विडोड है प्लस माइनर है जो होली और पार्शली डिपेंडेंट है। ठीक है, माइनर है उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी विडो माइनर विडोड डॉटर। ठीक है, अगर होली और पार्शली डिपेंडेंट है अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। फिर कहते हैं कि लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट या अडॉप्टेड माइनर एंड मैरिड। ठीक है, आप कहते हैं कि देखिए अगर जो डॉटर है बेशक वो लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है या अडॉप्टेड है, अगर वो माइनर है
प्लस मैरिड है, ठीक है, माइनर प्लस मैरिड है, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो विडो हो चुकी है, ठीक है, माइनर है प्लस मैरिड है, अगर वो होली या पार्शली डिपेंडेंट है तो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर डॉटर है, अगर मैंने कहा घर बैठी है, तो अनमैरिड डॉटर है, लीजिटिमेट है, अडॉप्टेड है, जो सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने, लीजिटिमेट है, अडॉप्टेड है, तो भी क्या है कि वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। अगर अनमैरिड डॉटर है पर है इलीगल है तो भी आ जाएगी, ठीक है, अनमैरिड इलिजिटिमेट डॉटर, ठीक है, तो दोनों तरह से आ गया, ये दोनों तरह से आ गया, ठीक है। तो डॉटर लेजिटिमेट है या अडॉप्टेड है या लेजिटिमेट है, अगर वो अनमैरिड है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है, अनमैरिड है तो डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ आया। उसके अलावा कहते हैं, थोड़ा अलग लिख दिया, कहते हैं आप देखिए जो डॉटर इन लॉ है, अब इन शॉर्ट पर्सन है, उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, तो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, घर बैठी है वो चली, तो विडो डॉटर इन लॉ है, वो भी क्या है डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो बच्चा है आगे, बेटी या बेटा माइनर चाइल्ड, तो वो भी क्या है कि डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। डिसीज डॉटर है, ठीक है, डॉटर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और जो सन इन लॉ उसकी भी डेथ हो गई है, यानी कि जो नन ऑफ द पेरेंट इज अलाइव, तो जो उसका बेटा है उसकी डेथ हो गई है और जो नूह है उसकी भी डेथ हो चुकी है, आगे जो माइनर चाइल्ड है तो वो भी क्या है कि डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर खाली बेटे की डेथ हुई है तो माइनर चाइल्ड है तो भी आगे, तब भी आ गया, अगर बेटे की भी डेथ हो गई है और नूह की भी डेथ हो गई है तब भी जो माइनर चाइल्ड है वो डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसको याद रखिए, है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर एग्जाम में आता है तो हमें याद करना पड़ेगा। और डिपेंड की डेफिनेशन में आया क्या, ऊपर गए तो क्या आया, पहला विडो मदर, ठीक है, और दूसरा क्या आया, कोई भी है पेरेंट, फादर या मदर, ठीक है, अगर वो होली या पार्शली डिपेंडेंट अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन यानी एम्प्लॉय की इनकम पे, ठीक है। फिर आया भाई की बात करी, तो भाई कहते हैं कि देखिए जो ब्रदर है वो तभी आएगा अगर वो क्या है माइनर है, क्या माइनर ब्रदर है तभी आएगा। और सिस्टर की बात करी तो कहते हैं कि अगर अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड सिस्टर है, घर बैठी है कुंवारी सिस्टर तो आएगी, या फिर क्या है शादी हो चुकी है, माइनर और विडोड है, ठीक है, तो माइनर विडोड सिस्टर, माइनर विडोड सिस्टर, ठीक है ना, तो इस तरीके से है। फिर कहते हैं कि बेटे की बात करी तो बेटे की बात कैसे थी, एक तो कहते हैं कि देखिए अगर 25 साल तक की एज है तो फिर वो आएगा ही आएगा किसमें डिपेंड में, अगर 25 साल की क्रॉस कर चुकी है, 25 साल या 25 साल से क्रॉस कर चुकी है तब आएगा अगर वो इन्फॉर्म है, तो क्या वो इन्फॉर्म है। ये कौन सा केस था, लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड, लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड। अगर मान लीजिए ये क्या है इलिजिटिमेट है तो क्या कब आएगा माइनर, अगर वो माइनर है तभी आएगा, माइनर इलिजिटिमेट सन तभी आएगा, ठीक है। और डॉटर के केस में क्या मानते हैं, डॉटर के केस में मानते हैं कि अगर डॉटर क्या है, ठीक है, घर बैठी है कुंवारी, यानी कि अनमैरिड डॉटर जो है, अनमैरिड डॉटर जो है उसे हम क्या मान के चलेंगे, डिपेंडेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अगर मैरिड है तो तब कब मानी जाएगी डिपेंडेंट, कि अगर क्या है वो माइनर थी, क्या है माइनर विदाउट डॉटर, ठीक है, माइनर है उसके जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा ये भी याद रखना, लास्ट में बताया यहाँ जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो माइनर चाइल्ड है वो आ जाएगा। अब जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जो वाइफ है यानी कि डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डिसीज जो अपना विडो डॉटर इन लॉ है वो भी कवर हो जाएगी। और जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, नूह है उसकी डेथ हो चुकी है, उसका आगे जो बच्चा है, ठीक है, वो भी क्या है डिपेंड में आ जाएगा। तो आई होप कुछ आपको याद हुआ होगा, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन आपको अपनी और से तो अच्छी और तरीके से करवा दी है। देखिए लास्ट याद रखिएगा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ़ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, ठीक है, यानी कि अब पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट क्या होता है कि मिस्टर ए हैं, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, संभालने वाला कोई नहीं है उसको, ठीक है, तो क्या है कि उसके बाद जो दादा बच्चे हैं दादी बच्ची है तो वो आ जाएंगे इसमें। ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, ठीक है ना, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके ना माता अलाइव है ना पिता अलाइव है, ठीक है, बट उसका दादा अलाइव है या दादी अलाइव है, तो वो भी क्या मान ले जाएंगे इंश्योर्ड पर्सन, दादा दादी भी मान ले जाएंगे इंश्योर्ड पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट इंजरी, नेक्स्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या है, कोई भी इंजरी
तो इन द कोर्स ऑफ आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसका रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ऐसी इंजरी, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दी थी आपको निमोनिया की एग्जांपल दी कि एक जो इलेक्ट्रीशियन है उसका काम का नेचर ऐसा है कि उसे अंदर बार बार प्लांट के अंदर जाना होता है, बाहर आना होता है, तो उसे उस दौरान क्या है? निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया। अब उसकी डेथ हो जाती है, तो व्हाट वाज दैट वाज इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए निमोनिया जो हुआ उस पर जो खर्चा हुआ वो भी क्या है? इन द कोर्स ऑफ और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी एज ए पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कोज्ड बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होता है? कि काम का नेचर ही ऐसा है, काम का नेचर ही ऐसा है कि उस कारण से वो इंजरी हो जाती है या बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी ए पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कोज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिसीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कहाँ से हुई है? आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? उसकी इंश्योर्ड है। वेदर द एक्सीडेंट अकर्स और ऑक्यूपेशन डिसीज इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। देखिए, कहते हैं कि अब जो बीमारी हुई है उसको या इंजरी हुई है, इट डजेंट मैटर वेदर दैट हैज अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बीमारी जो है दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन और आउटसाइड इंडिया, द मेन थिंग इज दैट इज बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए एक बंदा जॉब करता है, जॉब के पर्पज से उसको बाहर भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की विजिट पे भेजा गया, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानी जाएगी, क्योंकि दैट इज इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी इंजरी है, जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीज है, दैट इज इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या मान लीजिएगा उसको? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यानी कारण क्या है? कारण तो यही है, क्या? जॉब। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ कारण क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, तो उसे क्या मानेंगे? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन। अब एम्प्लॉय देखिए, जो डायरेक्ट हो सकता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जरिए आया हो। अब मान लीजिए मैंने अगर एम्प्लॉय को काम पे रखना है तो मैं दो तरीके से रखूंगा, एक जो डायरेक्ट मेरे पास काम पे आ गया, या फिर क्या है? किसी के जरिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आया। ठीक है, तो दोनों ही केस में मैं तो क्या हूँ? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ। मैं क्या हूँ? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देखो, अब एक होता है कि ये बंदा फैक्ट्री चलाता है, ठीक है, इसके यहाँ वर्कर काम करते हैं। एक तो वर्कर खुद चल के यहाँ पे इसके बाद लग गया, तो समय तो ये फैक्ट्री वाला क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। क्या मानेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ भेजते हैं, वर्कर्स भेजते हैं, तो बड़े सारे वर्कर्स हैं इसके पास। ठीक है, पक्के जो हैं इसके पास, ये इसको जहाँ जहाँ ठेका मिलता है वो भेज देता है आगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? फैक्ट्री में भेज दिया। ठीक है, बंदे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये इन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है? ये इज इमीडिएट एम्प्लॉयर। इन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है? वो इमीडिएट एम्प्लॉयर। इन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हो गया? वो इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, फैक्ट्री में जो लोग, फैक्ट्री का जो मेन हेड है, ठीक है, जो उसको ऑक्यूपायर बोल देते हैं, ऑनर बोल देते हैं, पढ़ेंगे, या मैनेजर होता है फैक्ट्री का। ठीक है, जिसके बाद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फेस ऑफ द फैक्ट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? एम्प्लॉयर। अब ये से क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो फैक्ट्री वाला है। ठीक है, और जिसके जरिए जा रहा है वो क्या है? इमीडिएट एम्प्लॉयर है। कई बार हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ पे काम पे आया हो, तो वहाँ कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर तो है नहीं। ठीक है, सीधा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आया तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है? इमीडिएट एम्प्लॉयर है। फैक्ट्री वाला क्या? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। चलिए, सेक्शन 2 क्लोज 9 defines that the term employee as any person employed for wages in or in connection with the work of factory। ठीक है, जो एम्प्लॉई है, काम पे रखा गया है, ठीक है, कमाने के लिए, क्या? वेजेस। इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज एंड हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो हो सकता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली रख लिया काम पे, या किसी के जरिए आया वो। ठीक है, हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन एनी वर्क ऑफ और इंसिडेंटल और preliminary to or connected with the work of factory establishment whether such work is done by the employee in the factory or establishment or elsewhere। तो जरूरी नहीं है कि यानी कि वो जो एम्प्लॉई है वो फैक्ट्री में ही काम कर रहा हो, एस्टैब्लिशमेंट में ही काम कर रहा हो। कई बार क्या होता है, उसको काम बाहर दे दिया जाता है, यानी घर बैठ के काम करो, तो आउट वर्कर भी इसमें आ जाता है। आउट वर्कर क्या है कि जो फैक्ट्री के जो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसे घर बैठे बैठे क्या है? काम दे दिया गया है।
तो घर बैठे बैठे क्या है, काम दे दिया गया, ठीक है, इज कॉल्ड आउट वर्कर। कहते हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एनी वर्क ऑफ और इंसिडेंटल और preliminary to or connected with the work of the factory or establishment, whether such work is done by the employee in the factory or establishment or otherwise। ठीक है, तो काम के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। और दूसरा क्या है कि वो हो सकता है कि जो डायरेक्टली किसके पास आया है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, ठीक है। और दूसरा है कि जो किसके जरिए काम पे आया है, थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, हु इज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर ऑन द प्रिमिसेस ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अल्टीमेट एम्प्लॉयर तो कौन है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही है, ठीक है। तो जो बाय या और थ्रू अंडर द इमीडिएट एम्प्लॉयर काम पे रखा गया है, ठीक है, किसकी कंट्रोल में है, वो सुपरविजन के अंडर काम कर रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। तो और इज एजेंट ऑन द वर्क विच इज ऑर्डिनरली पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और विच इज प्रिलिमिनरी टू द वर्क कैरिड ऑन इन और इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। अब जो काम कर रहा है वो क्या है कि प्रिंसिपल वर्क है या इंसिडेंटल वर्क है उसी फैक्ट्री का या एस्टैब्लिशमेंट का, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, सुपरविजन में है, या फिर जिसकी सर्विसेज, वो बंदा जिसकी सर्विसेज आर टेम्परेरली लेंट और लेट ऑन हायर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाय द पर्सन विद हुम द पर्सन हु सर्विसेज आर सो लेंट और लेंट ऑन हायर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो यानी एक तरह का जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। वो एम्प्लॉय जिसकी क्या है, वो एम्प्लॉय जिसकी सर्विसेज टेम्परेरली दी गई हैं, ठीक है, या लेट ऑन हायर की दी गई हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, बाय द पर्सन हुम द पर्सन हु सर्विसेज आर लेंट और लेट ऑन हायर हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। लास्ट है, कहते हैं एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी वर्क कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और एनी पार्ट डिपार्टमेंट और ब्रांच thereof or with the purchase of the raw material for or the distribution or sale of productions of the factory or establishment or any person engaged as an apprentice, not being an apprentice engaged under the Apprentices Act 1961 and includes such person engaged as an apprentice whose training period as is extended to any length of time। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो अप्रेंटिस है यानी ट्रेनी है वो भी कवर हो रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेनी है वो भी कवर हो रहे हैं, बट हाँ ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो ट्रेनी क्या है, कवर्ड है अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट, अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 वो कवर नहीं हो रहे। तो ट्रेनी भी कवर हो रहे हैं, ठीक है, पर जो अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 ट्रेनी है वो इसमें कवर नहीं हो रहे। फिर कहते हैं कि इसमें कौन कौन नहीं आएगा एम्प्लॉय में, एक कोई भी मेंबर है जो इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्सेज का मेंबर है, ठीक है, नेवी का, मिलिट्री का या एयरफोर्स का मेंबर है जो, ठीक है, एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज सैलरी excluding remuneration for overtime work exceeds such wages as may be prescribed by the central government। जैसे बताया 21,000, इसमें सीडी ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है 21,000। अगर जो वेजेस हैं 21,000 क्रॉस कर जाते हैं तो उसे हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रेमुनेशन फॉर ओवरटाइम वर्क exceed such wages as may be prescribed by the central government, provided that an employee whose wages as may be prescribed by the central government at any time after and not before the beginning of the contribution period shall continue to be an employee until the end of that period। ये वही बात कर रहे हैं कि जिस समय कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हुआ उस टाइम तो जो वेजेस थे 21,000 से कम थे, बाद में उस कॉन्ट्रीब्यूशन के दौरान, पीरियड के दौरान वेजेस 21,000 क्रॉस कर भी जाते हैं, तो जब तक वो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक एम्प्लॉय ही माना जाएगा वो, कि तनख्वाह बेशक पहले 21,000 से कम थी, अब 21,000 क्रॉस कर चुकी है। तो आप समझिए क्या क्या कह रहे हैं ये। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुख्य निकल के आई हैं, मेन निकल के आई हैं। एक, जो एम्प्लॉई है वो डायरेक्टली एंगेज हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली एंगेज बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, या फिर ठीक है बाय और थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। पर वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है लास्ट में, ठीक है। जो वर्क है वो किसका है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो अप्रेंटिस है, जो टेम्परेरी वर्कर है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो लेट ऑन हायर है, ठीक है, ये टेम्परेरी है, वर्कर है वो भी इसमें आ जाएगा, जो टेम्परेरी सर्विसेज दे रहा है अपनी, ठीक वो भी आ जाएगा। बट हाँ याद रखिएगा अप्रेंटिस आएगा, बट जो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंडर कवर है, ठीक वो नहीं आएगा, ठीक है। अप्रेंटिसेस आएगा, और जो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में कवर है वो नहीं आएगा,
ठीक है। फिर कहते हैं कि वो वाला एम्प्लॉय जिसकी सैलरी क्या है, एक लिमिट से नीचे तक है, वही कवर होगा, लिमिट क्रॉस करते फिर कवर नहीं होगा। इन डायरेक्टर हसन कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी यूनियन लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट वॉज हेल्ड दैट merely being employed in connection with the work of an establishment, केवल कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के काम पे बंदा लगा हुआ है, इन itself does not entitle a person to be an employee, केवल वहाँ पे काम करना है उससे वो बंदा एम्प्लॉय नहीं हो जाता, ठीक है। he must not only be employed in connection with the work of establishment but also be shown to be employed in other of 3 categories mentioned in section 2 subsection 9 of the act। बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने इंगेज किया या इमीडिएट एम्प्लॉयर के जरिए आया है या टेम्परेरी काम पे रखा गया है, क्या है, ठीक है। अगर आप कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर वो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा वैसे ही आया है कि ठीक है रैंडमली कभी कभी बुला लेते हैं काम पे, ठीक है, जो उसका एक रेगुलरिटी नहीं है एम्प्लॉयज़ की, तो वो एम्प्लॉय कहाँ मानेंगे फिर। ESI कॉर्पोरेशन वर्सेज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, इट वॉज हेल्ड दैट एन अप्रेंटिस हु इज मेयर ट्रेनी फॉर अ डिस्टिंक्ट पर्पस इज नॉट एन एम्प्लॉय। क्या जो ट्रेनी, जैसे बताया हमने कि जो ट्रेनी है, ठीक है, उसको हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको एम्प्लॉय मतलब अप्रेंटिस उसको मान लेते हैं, बट जो अप्रेंटिस एक्ट में आ रहा है उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस के लिए आया खाली, कुछ मान लीजिए कुछ पर्पस क्या है, कुछ सीखने के लिए आया खाली, एक ट्रेनी है कुछ सीखने के लिए आया, बात खत्म, तो काम से कोई मतलब नहीं कि काम फैक्ट्री का हो रहा है नहीं हो रहा, उसको मतलब है कुछ सीखना है और जाना है, तो डिस्टिंक्ट पर्पस के लिए आया तो उसे हम एम्प्लॉय कैसे मान सकते हैं, ठीक है। इन रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेज रामानुजा मैच इंडस्ट्रीज, इट वॉज हेल्ड दैट ए पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय, तो हमेशा है, ठीक है, पार्टनर क्या कभी एम्प्लॉय माना जाता है, ऑब्वियसली नॉट। फॉलोइंग कैटेगरीज आर कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ टर्म एम्प्लॉय। पहला कैंटीन वर्कर्स है, ठीक है, कैंटीन वर्कर्स को क्या माना गया है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन ए शोरूम और सेल ऑफिस, तो उसे भी क्या माना गया, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक तो क्या हो गया, कैंटीन वर्कर्स है या शोरूम में या किसी सेल्स ऑफिस में काम करते, उसे भी क्या माना है, एम्प्लॉय। वर्कर्स रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड द प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और शॉप, ठीक है, जो क्या है कि आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रहे हैं, ठीक है, शॉप काम कर रहे हैं। अब देखो हम बात कर चुके हैं, इवन जो इंजरी है वो भी जरूरी नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट इंजरी भी क्या है कि ये नहीं कि फैक्ट्री के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकती है, इन द कोर्स ऑफ आउट ऑफ द कोर्स एम्प्लॉयमेंट है। अब जो फैक्ट्री के बाहर भी काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल होता है सेल्समैन होते हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉय होते हैं, वो तो बाहर ही काम कर रहे होते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड ऑन डेली रेट बेसिस, ठीक है। अब जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं बट वो डेली बेस पे आते हैं, हाँ जो 2 घंटे है डेली आ रहे हैं, बट रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसे हम एम्प्लॉय मानेंगे। कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स क्या है कि बट हम पक्के हैं वो, ठीक है, जब हमें जरूरत होती है बुला लेते हैं, बट आते हैं, पता है कि हाँ हमारा काम वो सारते हैं, ऐसा नहीं कि मना कर जाते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स हैं, तो वो भी इसमें कहते हैं कि केस लॉ में बताया गया ये कवर्ड होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है फैमिली की डेफिनेशन, वो बाद में करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है, जिसके पास वो बंदा काम करने के लिए आया, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसका काम है, जिसका एंसिलरी काम है, ठीक है, जो फैक्ट्री से मतलब धागा बनाने की फैक्ट्री है, वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम पे रखता है बंदा फैक्ट्री वाला, तो जो जिसके जरिए रखा जा रहा है वो तो इमीडिएट एम्प्लॉयर है, जिसके पास काम हो रहा है, तो अल्टीमेट कंट्रोल है इसके पास काम का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। क्या मतलब है इसका, इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में कौन है, ऑनर या ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री एंड इंक्लूड्स मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ऑनर और ऑक्यूपायर, ठीक है। तो पहला क्या आ गया, ये कहते हैं कि देखिए ऑनर या ऑक्यूपायर है, ऑनर या ऑक्यूपायर है उसको मानेंगे। अगर मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट कर रखा है तो मैनेजिंग एजेंट को क्या मान लेंगे हम, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जहाँ अब ऑनर है या ऑक्यूपायर उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जहाँ पे कहते हैं कि फैक्ट्री में अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है, जहाँ भी ये बंदा हमारा मैनेजर है, तो जो मैनेजर है उसे हम क्या मान लेंगे, ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इन इंडिया, द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई तो HOD, ठीक है। अदर केसेस में क्या है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो फैक्ट्री के केस में क्या आ गया, सिंपल आ गया, फैक्ट्री के केस में ऑनर या ऑक्यूपायर है उसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इन द केस ऑफ फैक्ट्री क्या है, ऑनर या ऑक्यूपायर, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जो मैनेजिंग एजेंट है वो अपॉइंट कर रखा है, जो मैनेजिंग एजेंट है वो अपॉइंट कर रखा है, तो जो मैनेजिंग एजेंट है उसे हम क्या मान लेंगे, ऑनर या ऑक्यूपायर। जो मैनेजिंग एजेंट है उसे हम क्या मान लेंगे, ऑनर या ऑक्यूपायर, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये हुआ फैक्ट्री का केस। फिर कहते हैं कि जो अदर एस्टैब्लिशमेंट है,
ठीक है, जो अदर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो जिसके पास सुपरविजन कंट्रोल है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, जो सुपरविजन है, कंट्रोल है, ठीक है, उसी को क्या हम मान लेंगे हम, ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। बट हाँ, जिसका सुपरविजन और कंट्रोल है, बट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में डिपार्टमेंट में है, ठीक है, अदर केस में क्या है, हैविंग सुपरविजन और कंट्रोल। अब जो गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे क्या है कि जो बंदा अपॉइंट किया गया है, पर्सन ऑथराइज और सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है, इस पर्सन को सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए अपॉइंट किया गया है, तो उसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर ऐसा कोई बंदा अपॉइंट किया ही नहीं है, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी है, उसे क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। सिंपल हो गया। फैक्ट्री केस में क्या, ऑनर या ऑक्यूपायर या मैनेजिंग एजेंट। अगर कोई जो मैनेजर है वो नेम रखा हुआ है कोई ऐसा, ये मैनेजर है, हमारे लिए जिम्मेवार है यहाँ पे, तो जो मैनेजर है उसे हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फिर कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का केस है, गवर्नमेंट के अंडर जो आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पर्सन ऑथराइज किया गया है, ठीक है, तो सुपरविजन फॉर द सुपरविजन और कंट्रोल पर्पस, ठीक है, उसे हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट किया ही नहीं गया, तो जो एचओडी है, वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इमीडिएट एम्प्लॉयर, जिसमें बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो क्या है कि कहता है कि मैं आपका ये काम करके दूंगा या करवा के दूंगा, के जरिए एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल लेते हैं, इमीडिएट एम्प्लॉयर। इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम, ठीक है, वो खुद रख रहा है या किसी उसके थ्रू रखे जा रहे हैं, एज ए पर्सन हु हैज अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन ऑन द प्रेमिसेस ऑफ ए फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट टू विच एंड दिस एक्ट अप्लाइज और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो काम किसका है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है, ठीक है, तो वो बंदे उसके जरिए रखे जा रहे हैं या वो उस काम करवा के दे रहा है बंदों के जरिए। तो जो काम करवा के दे रहा है या बंदे रख रहा है खाली, दे रहा है खाली काम के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, इमीडिएट एम्प्लॉयर। या उसका एजेंट है, उसे भी क्या बोल देंगे, इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम, एम्प्लॉयड बाय हिम या एम्प्लॉयड थ्रू हिम कब हो रहे हैं, एज ए पर्सन हु हैज अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन ऑन द प्रेमिसेस ऑफ ए फैक्ट्री। तो इसने क्या है कि जो प्रेमिसेस ऑफ ए फैक्ट्री हैं, जो फैक्ट्री उसके प्रेमिसेस हैं, वहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो काम है, उसके एजेंट का काम है, उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा दे रखा है। ठीक है, या और साथ में कहते हैं कि आपके इस काम को मैं यहाँ पे सुपरवाइज करवाऊंगा। ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी वर्क विच इज़ ऑर्डिनरली पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि फैक्ट्री का पूरा काम या कुछ हिस्सा ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज प्रिलिमिनरी टू द वर्क कैरिड ऑन इन और इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ एनी सच फैक्ट्री establishment and includes a person by whom the services of employee who has entered into a contract of service with him are temporarily lent on hire to the principal employer and includes a contractor। तो कुल मिला के इसमें क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे कहते हैं कि इमीडिएट एम्प्लॉयर क्या है, जिसके द्वारा बाय होम या थ्रू होम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रखे जा रहे हैं। ठीक है, और जो मकसद क्या है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है, उस काम को एग्जीक्यूट करना, अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क बीइंग डन एट द फैक्ट्री ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, उस काम को हमें सर अंजाम देना है। और साथ में क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, इंक्लूड से कॉन्ट्रैक्टर। इमीडिएट एम्प्लॉयर में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आ जाएगा। फिर कहते हैं कि ESI कॉर्पोरेशन वर्सेज टी शंकर सिंह टी बयाली टू हेल्ड दैट ए पर्सन विल बी इमीडिएट एम्प्लॉयर एंड नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इवन इफ द एम्प्लॉयज हैव बीन एम्प्लॉयड बाय हिम इफ ही सप्लाइड सर्विसेज टू द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। जैसे आप कह सकते हैं जॉब वर्कर है, अब जॉब वर्कर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री यहाँ पे जॉब वर्क का काम दे रही है इसको। ठीक है, अब ये जॉब वर्कर ने क्या है कि यहाँ पे काम आता है, इसके बाद यहाँ जॉब वर्क करता है, यहाँ पे काम बने ने 25 एम्प्लॉय मान लीजिए रखे हुए हैं यहाँ पे खाली जॉब वर्क के लिए। अब अंडर द इंस्ट्रक्शन वगैरह फैक्ट्री के काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसे से ये काम होना है, और जॉब वर्कर सारा संभाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और खाली बंदे सप्लाई कर दे यहाँ पे, तभी ये क्या कहलाएगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री का काम है उसको एग्जीक्यूट करके दे रहा है, ठीक है, अपनी सुपरविजन में। ठीक है, तब भी क्या है कि इसे क्या बोलेंगे हम, इमीडिएट एम्प्लॉयर, तभी क्या बोलेंगे, इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन क्या है, ए पर्सन हु इज और वॉज एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ होम कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वर्क पेबल अंडर दिस एक्ट एंड हु इज बाय रीजन देयर ऑफ एंटाइटल टू एनी ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, तो जो इस एक्ट के तहत जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ESI फंड में, जिसका कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा इस फंड में, ठीक है, और जो इस एक्ट के तहत एंटाइटल्ड है टू द बेनिफिट्स, उसे एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है जी,
चलिए इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन टफ भी हैं, तो बाकी का पार्ट हम क्या है अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर इतना टफ नहीं है, स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अभी एक दो चीज़ें और आएंगी, जैसे फैमिली की डेफिनेशन थोड़ी टफ लगती है, तो बाकी का जो पेपर में आने वाला पार्ट है वो बहुत ईजी है। जैसे ईएसआई फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, ईएसआई कॉर्पोरेशन कैसे है, जो एक्चुअल में एग्जाम में आने वाला पार्ट है वो काफ़ी आसान है। तो जो डेफिनेशन आपको पता ही है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी क्या हम अगले चैप्टर में कवर करते हैं, अगले जो पार्ट है उसमें कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।